नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करेंगे बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखेंगे और फिर आप जो चाहें वो राय बना सकते हैं। एक वादा जरूर है आपसे कि चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष, सवाल पूछने से हम कभी नहीं डरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। किसान आंदोलन अब आगे क्या? अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। मनोहर लाल खट्टर की सरकार बहुत खतरे में पड़ गई है। कानून में जो गलत किया है वो सब नोट करके देंगे। परसों उन पर बहस होगी। तो किसान आंदोलन को आज 6 दिन हो गए हैं। आज सरकार ने किसानों से बातचीत की। इसमें पहले दौर की बातचीत 3 घंटे चली और दूसरे दौर का संवाद आधे घंटे चला, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि सरकार ने एमएसपी को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया और फिर किसानों से कहा कि कृषि कानून पर चर्चा के लिए वो एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। अब अगली बातचीत 3 दिसंबर को होनी है। तो चलिए आज की बहस को शुरू करते हैं, लेकिन एक नजर डालते हैं आज के बड़े टॉकिंग पॉइंट्स पर। तो आज की बातचीत के क्या मायने हैं? जो आज मीटिंग हुई उसके क्या मायने लगाए जाएं? क्या केंद्र सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव है? सरकार कमेटी के गठन की बात क्यों कर रही है? क्या अब भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है? अब 3 दिसंबर से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? और आखिर कब तक ये गतिरोध बना रहेगा? तो ये सारे बड़े सवाल आज हमारे सामने हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होनी है। और क्या ये गतिरोध बना रहेगा? क्योंकि जो खबरें छन छन कर आ रही हैं कि जितने भी राज्यों के किसान हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि चाहे गोली से बात बने, चाहे शांतिपूर्वक हल से, लेकिन वो सारे लोग अब दिल्ली आने के लिए तैयार हैं। और अब देखना यह होगा कि 3 दिसंबर से बातचीत क्या निकलती है। लेकिन चलिए आज की चर्चा हमारे साथ शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। संदीप द्विवेदी जी, जो कि प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मुखर प्रवक्ता हैं संदीप। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता कांग्रेस के, और कहा जाता है कि संजय और संदीप की जोड़ी बहुत ही मजेदार होती है। तो उम्मीद है कि आज दर्शकों को मजा आएगा संदीप और संजय को सुनने में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के परभनी इलाके से एक किसान नेता, जिसका नाम है मानिक कदम। मानिक कदम बहुत ही मुखर नेता माने जाते हैं और किसानों के मुद्दों को और बहुत ही प्रबलता से पेश करते हैं। और थोड़ी देर बाद प्रोग्राम के बीच में हमारे साथ जुड़ेंगे हरवीर सिंह, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आउटलुक के पूर्व संपादक रह चुके हैं और कृषि मामलों के काफी बड़े जानकार हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं फिर से एक बार संदीप से शुरू करूंगी कि संदीप, आज की चर्चा विफल हो गई। सारी हेडलाइंस एक बात को कह रही हैं कि बातचीत तो हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली। क्या कारण लगता है आपको? देखिए, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में था और कल मैंने एक बात कही थी कि ये बिल्कुल बहुत सटीक एग्जांपल है कि सीए आया नहीं है और नागरिकता छीनने की अफवाह फैला दी गई। अरे सीए से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? सीए की तो बात छोड़ दीजिए, कृषि कानून की बात करिए अभी जी। नहीं, किसी कानून पे ही मैं आ रहा हूं। देखिए, आज जब किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया और उसके जब मीटिंग से जब उसके बाद निकले, तो एक नेता का ही बयान था कि हमसे सरकार ने कहा है कि हम 3 तारीख को फिर मिलेंगे और इस कानून में जो जो कमियां हैं वो हम उन्हें गिनाएंगे। इसका मतलब आपने अभी तक वर्कआउट नहीं किया था कि इस किसान बिल में क्या कमियां हैं जिन पे आपको सरकार से डिस्कस करना है। मतलब मुद्दा विहीन आंदोलन है, सिर्फ इसलिए कि आपको बता दिया गया है कि आपकी नागरिकता छिनेगी तो आप सड़कों पे निकल आए। उसी तरीके से ये किसान आंदोलन है, किसी को नहीं पता कि इसमें विरोध किस चीज का करना है,
लेकिन बस विरोध करना है क्योंकि हमें ऊपर से फंडिंग आ रही है, खाने के लिए लंगर चल रहे हैं और सुविधाएं मिल रही हैं, तो विरोध करना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा कि सरकार, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि बातचीत विफल रही है। सरकार ने फिर एक बार समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां हैं जो सरकार ने नहीं बता पाई। आपको एक एक करके एक प्रोग्राम के बीच में बताऊंगी कि आपकी जो बातचीत है वो क्यों विफल नजर आई। लेकिन चलिए संजय को सुन लेते हैं। संजय, क्या कारण है? बीजेपी हमेशा से ये कह रही है कि ये तो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड, खासकर जो पंजाब की जो सरकार है उसका स्पॉन्सर किया हुआ पूरा ये आंदोलन है, और जो अब और उग्र हो रहा है और एक नेशनल मूवमेंट के शक्ल में अब ये आ रहा है सामने। तो क्या लगता है आपको कि किस तरफ ये बातचीत का दौर अब बढ़ रहा है, और क्यों आज की जो बातचीत है वो विफल आपको नजर आई? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की बर्बरता और जिस तरह का वाटर कैनन का प्रयोग, लाठी का प्रयोग, जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार ये सरकार कर रही है, मुझे याद आते हैं वो गौरे अंग्रेज और आज ये काले अंग्रेजों की सरकार है। किस तरह का ये तानाशाही पूर्ण रवैया सरकार का था, जो अंग्रेजों की याद आती है इसके अंदर। मगर हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने वो जिहाद भी लड़ा था, उसकी लड़ाई हमने लड़ी थी और इस देश को आजाद कराया था। हम बिल्कुल जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं कि किसान जो इस देश का अन्नदाता है और लगभग 70% आबादी इस देश की किसानी का काम करती है, और यदि उसके जो लाभ हैं, उसके जो हित हैं, उन पे अगर आंच आएगी और कांग्रेस को लिए उसके लिए आना पड़ेगा। हालांकि हमारा बहुत कोई सक्रिय रोल इसके अंदर नहीं है, किसानों का आंदोलन है, मगर हमारा इसके अंदर मोरल सपोर्ट किसानों के साथ जरूर है, क्योंकि तो हम आप कहते हैं कि कांग्रेस, जी आप कह रहे हैं कि मॉरल सपोर्ट कांग्रेस दे रही है, लेकिन आपकी हिस्सेदारी इस पूरे मूवमेंट में कहीं नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसानों का अपना आंदोलन है, 40 इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होकर के ये आंदोलन कर रही है, और मैं समझता हूँ तमाम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सारे देश की पार्टियां, ना केवल कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ तमाम पार्टियां इसके अंदर उनको सहयोग करना चाहती हैं, उनका समर्थन करती हैं। अब आप देखिए ना कि एक रात के अंदर कितनी ठंड की ये रात है और वहां पर किसान सड़क के ऊपर बैठा है। मैं चाहता हूं कि इनके मंत्री भी और चुने हुए सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के जरा बराबर में आकर के बैठे, उन्हें समझ में आए ठंड क्या चीज होती है, उन्हें समझ में आए आंदोलन क्या होता है। ये लोग आंदोलन वाले लोग नहीं है, चलिए ये तो एसी कमरों के अंदर बैठे हैं। चलिए वो तो मैं अभी कहना चाहता हूं कि नहीं, तो ये तो जो ये टीका टिप्पणी का जो दौर है, ये पिछले कई दिनों से हम लोगों को सुनने में आ रहा है। कांग्रेस कुछ कहती है, बीजेपी कहती है कि नहीं, ये विरोध जो पूरा है ये प्रायोजित है, और सीए और एनआरसी पर लेके पूरी बात चली जाती है। लेकिन मानिक कदम को मैं सुनना चाह रही हूं। मानिक जी, आप बताइए, आप एक मुखर नेता हैं, जमीनी मुद्दों से वहां पर जुड़े हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या वास्तविकता है इस आंदोलन की? क्या ये जो 3 कृषि कानून जिनको वापस लेने की बात बार बार किसान कह रहे हैं, आप इससे संतुष्ट क्यों नहीं हैं? आपसे मैं जानना चाह रही हूं कि ये कृषि कानून जो कृषि सुधार के लिए माने जा रहे हैं, आप लोग इसका बढ़ चढ़ के विरोध कर रहे हो, क्या कारण है इस विरोध का? इसका प्रमुख कारण ये है मैम, ये 3 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाए वाले हैं। एक जो कानून है पूरी कृषि उत्पन्न मंडियां जो है मार्केट में, वो ही खत्म करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे महाराष्ट्र में अगर ये मंडियां खत्म हो गई तो किसान कहाँ अपना जो माल है वो बेचेगा? पंजाब हरियाणा का जो किसान है की जो बात है वो सही है। वो मेरे बीजेपी के जो दोस्त कह रहे हैं किसानों का आंदोलन गैर समझौते से हो जा रहा है, लेकिन देश के स्वतंत्र होने के बाद नहीं, लेकिन मानिक जी मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं कई बार कहा है, और बीजेपी के कई नेता इस बात को कह चुके हैं कि कृषि सुधार के कानून हमें इसलिए लाने पड़ेंगे क्योंकि किसानों की आय दुगनी सिर्फ गेहूं और चावल उगाने से नहीं हो सकती, इसलिए ये सुधार चाहिए। और प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो ओल्ड सिस्टम पे चलता था वो चलता रहेगा। तो ये सब आश्वासन के बावजूद आज आप सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे बताइएगा ना, आप एमएसपी पे कहाँ खरीद हो रही है? महाराष्ट्र में सीसीआई का जो फेडरेशन है इनका,
वो कपास के लिए हमारे को हर वर्ष आंदोलन करना पड़ता है। अगर मार्केट में गवर्नमेंट अगर खरीद के लिए नहीं आ गई तो बिचौलिए जो है वो हमारा जो माल है वो आधे दाम से खरीद लेती है, और वो गवर्नमेंट ने जो कानून लाने वाला है वो समर्थन मूल्य से भागना चाहती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए ये कानून ला रही है गवर्नमेंट। और पंजाब और हरियाणा के जो किसान विरोध कर रहे हैं इस कानून का, ये सही है, और पूरे भारत में आप किसान विरोध करेंगे इस कानून का। तो ये जो आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं, मानिक जी एक लाइन में आपसे चाहूंगी इसका जवाब, उसके बाद फिर मैं संदीप के पास आऊंगी, कि जो बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है ये प्रायोजित है, इसे विपक्षी पार्टियों ने इसका घेराव कर लिया है, वो उसको स्पॉन्सर कर रही हैं, आप इस बात को मानते हैं या ये सिर्फ पूरा किसानों की अगुवाई में हो रहा है? इसका क्या राजनीतिकरण भी आप देख रहे हैं? नहीं, कहीं भी राजनीतिकरण नहीं है। ये किसान जो है अपने अंदर से आंदोलन कर रहे हैं, उनको लग रहा है अगर हमारा गेहूं गवर्नमेंट नहीं खरीद लेगी, उनका चावल गवर्नमेंट नहीं खरीद लेगी तो हमारा कैसा हो जाएगा, हम कहाँ बेचेंगे ये चावल। इसलिए वो जो आंदोलन है ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। कांग्रेस वो सब जो राजनीतिक पार्टियां इनको क्या राजनीति करना है उनको करने दीजिए। नहीं, वो तो कांग्रेस ने कह दिया कि वो उनका मॉरल सपोर्ट आप लोगों के साथ है। चलिए संदीप से मैं बात करूंगी कि संदीप जो आज की बातचीत थी, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए आपने मानिक जी को सुना, मानिक का ये कहना है कि एमएसपी पे खरीद हो ही नहीं रही है, सरकार के बिल्कुल विपरीत वो बता रहे हैं जो सरकार कह रही है। अब कैसे विश्वास किया जाए कि एमएसपी को लेकर किसानों को भरोसा हो जाएगा? मुझे आपसे एक सिंपल सवाल आज पूछना है कि एमएसपी को लेकर जो जद्दोजहद इस समय हो रही है, आखिर सरकार के लिए इतनी बड़ी मुश्किल क्या है कि वो एक लाइन का एक अमेंडमेंट लिख दे उस कानून में कि एमएसपी को लीगल स्टैट्यूटरी प्रोविजन उस कानून में मिलेगा? क्या ये इतनी बड़ी बात है बीजेपी के लिए? देखिए, ये कितनी बड़ी बात है या नहीं है, इस लाइन पे हम पहुंचे उससे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो सरकारें दशकों पहले एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेके आई, अरे बाकी सरकारों को छोड़ दीजिए संदीप जी, आप पीछे की सरकारों के बारे में मत बात करिए। ये 3 कृषि सुधार के कानून आपकी सरकार लेकर आई है, इसलिए मैं आपसे सुनना चाहती हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जी देखिए, हम लेके आए हैं तो हम इसके पहले जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जैसे बड़े सुधार के कदम भी लेके आए और हमने उनका इम्पैक्ट साबित करके दिखाया। लोग चिल्लाते रहे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आज पूरा देश देख रहा है। नहीं, उसका इम्पैक्ट तो आपकी अर्थव्यवस्था पे दिख ही रहा है। अभी क्या है अर्थव्यवस्था की हालत देख लीजिए, जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ। अगर आप कहिए कि जीएसटी के इम्पैक्ट की वजह से यूएस और यूरोप की भी इकोनॉमी धराशायी हो गई, तो अब मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। भाई वो हो सकता है कि उनके ऊपर भी जीएसटी और का इम्पैक्ट पड़ा हो, तो इसलिए अब हर व्यक्ति का अपना आकलन है। हाँ। लेकिन पॉजिटिवली मैं आपको बता दूं, देखिए जीएसटी प्रैक्टिकली आज टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है, और ऐसा नहीं कि ये टैक्स कलेक्शन मैं आपकी बात मान लेती हूँ 2 मिनट के लिए, जीएसटी की बात नहीं करते। नहीं, आप लेकिन ये बताइए कि क्या इतनी बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए कि एमएसपी के लिए एक लाइन का लीगल स्टैट्यूटरी प्रोविजन उस कानून में लाना? कम से कम इन किसानों के लिए तो इतनी बड़ी राहत हो जाएगी। नहीं देखिए, एमएसपी मैंडेटरी करना कहीं ना कहीं उसके पीछे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में सहमत चाहिए। अब बहुत से राज्य नॉन बीजेपी राज्य है, वो भी नहीं चाहते कि इसको मैंडेटरी सरकार करे। अब क्या अमरिंदर सिंह चाहे अपने राज्य में कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कर दीजिए, आपके पास अधिकार है। नहीं, अमरिंदर सिंह के राज्य के किसानों ने खुद कहा है संदीप जी, पंजाब के किसानों ने ये कहा है कि अमरिंदर सिंह जो अपने कानून लेकर आए हैं ताकि केंद्र के कानून को, कृषि कानूनों को वो काउंटर कर सके, लेकिन इन जितने भी किसान, इनका कहना है कि उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, लीगल वैलिडिटी आपके सेंट्रल लॉज की है। तो इतनी बड़ी मुश्किल क्या है बीजेपी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, और राज्य सरकार के कानून भी अपने अधिकार के तहत होते हैं और उनकी भी उतनी ही लीगल वैलिडिटी होती है जितने केंद्र सरकार के कानून की होती है। जो सरकार ये कह सकती है कि हम इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, वो एक लाइन में ये भी तो कह सकती थी कि भाई हम एमएसपी पे खरीदारी करेंगे, लेकिन क्योंकि इन्हें इस देश को जलाना था, इन्हें अपनी राजनीति चमकानी थी, इन्हें प्रियंका गांधी की ताजपोशी करवानी थी। आज क्यों प्रियंका गांधी रात में किसानों के साथ सड़कों पर नहीं बैठ रही, जो पॉलिटिकल पिकनिक के लिए कभी हाथरस, कभी इधर कभी उधर घूमने चली जाती हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर कहूंगा कि ये नो डाउट कहीं ना कहीं किसान भी इसमें शामिल हैं, लेकिन किसानों के बीच में कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने वाले आप संदीप 2 तरीके की बातें कर रहे हैं। आप
आप दो तरीके की इस समय बातें हो रही हैं, लेकिन संजय का मैं एक रिएक्शन इस पर चाहूंगी कि प्रियंका गांधी कहां है? राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट करते हुए नजर आते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि किधर है कांग्रेस। आपने ये तो बोला कि मॉरल सपोर्ट आप दे रहे हैं पार्टी को, लेकिन जब राजनीतिकरण की बात आती है और जब आपकी पार्टी पर ऐसे आरोप लगते हैं कि ये तो पॉलिटिकल पिकनिक पे निकल जाते थे, चाहे वो हाथरस का केस हो, अभी जैसा संदीप ने बोला, तो मेरा सवाल ये है कि किसानों के आंदोलन में कहां है कांग्रेस? किधर है प्रियंका गांधी, किधर है सोनिया गांधी, किधर है राहुल गांधी? जी मैं बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और तमाम का कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यहीं पर है, किसान भाइयों के साथ में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान इस देश की आत्मा में बसता है। अगर इस देश की आत्मा में आप पता लगाएं कि कौन है, तो किसान है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, और हमने कहा था कि किसान के बिना इस देश के अंदर कोई चीज को हम सोच ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह, अभी से सरकार चिल्लाने लगी है कि इसमें तो पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा प्रायोजित हैं। अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जल्दी सड़कों पे आके बैठेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे इनके साथ, किसानों के साथ मिलकर निकलेंगे, तो क्या हालात होंगे, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो इसके अंदर मैं समझता हूं कि बहुत ठीक नहीं रहेगा कि इसके अंदर राजनीतिक रूप के अंदर इसको राजनीतिक रूप दिया जाए। ये किसानों की समस्याएं हैं और हमारा इंटरेस्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर ये है कि इनकी समस्याएं सुलझे, ना कि इसको राजनीतिक रंग दिया जाए या इसके ऊपर वोट मांगे जाए। हम वोट मांगना नहीं चाहते, किसान हमारा वोट मांगने का साधन नहीं है। एक मिनट में आपको और लूंगा। आपने भी पूछा था कि एमएसपी की बातें पूछा, जब प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं देश के अंदर कि एमएसपी लागू होगा, तो आज देश के प्रधानमंत्री, ये सरकार की विश्वसनीयता आज नहीं रही है, उन पे सवाल उठ रहा है। आप मुझे बताइए कि जब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, तो लिख के देने में कृषि मंत्री जी को क्या इतराज है? वो कह दें कि अगर एमएसपी से नीचे लगेगा तो संदीप, मुझे इस सवाल का आपसे जवाब चाहिए। और मुझे ये भी पूछना है कि क्या सरकार किसी न किसी दबाव में है? एग्जाम्पल आपको उसका देती हूं कि 3 दिसंबर को बातचीत होने वाली थी, लेकिन जब किसानों का आंदोलन और प्रबल होता गया तो आज 1 दिसंबर को उसकी बातचीत हो गई। अब जो खबरें आ रही हैं कि आपके जो सहयोगी दल है हरियाणा में, जेजेपी के जो लीडर हैं अजय सिंह चौटाला, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, रिटर्न में एमएसपी देनी चाहिए। आपके एनडीए के सहयोगी हैं आरएलपी के लीडर जो हनुमान बेनीवाल, उन्होंने आपको बोला है कि अगर आप किसानों से बातचीत ठीक से तरीके से नहीं करेंगे तो वो आपसे अलग हो जाएंगे, उन्होंने भी धमकी दी है। तो क्या ये जो घटक दल है, आपके एलाइज हैं, उनकी तरफ से दबाव आने के बाद इस समय क्या सरकार बिल्कुल डायलॉग के मूड में है? नहीं, देखिए, डायलॉग तो करना एक स्वाभाविक है भाई। किसान इस देश का नागरिक है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं उनको सुने और उस पर ध्यान करे, और कहीं ना कहीं जो संवैधानिक पेचीदगियां हैं उनको खत्म करके उसमें सहजता लाने की कोशिश करे। दूसरी चीज, देखिए, मैं हो सकता है केंद्र सरकार की कुछ मजबूरियां हों, लेकिन इसमें कांग्रेस जैसे पंजाब में सबसे ज्यादा उग्र आंदोलन हुआ, आपसे समझना चाह रही हूँ, हो सकता है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सरकार की क्या मजबूरी है? मानिक कदम जी भी बैठे हैं, वो भी सुन लेंगे कि आपकी क्या मजबूरी है जो आप किसानों की मदद नहीं कर पा रहे अभी। देखिए, अब ये क्या मजबूरी थी, ये तो जो एमएसपी लेके आया था उसने भी मैंडेटरी नहीं किया था, वो भी जानता होगा क्या मजबूरी है। दूसरी चीज, इसमें मजबूरी से ज्यादा राज्य सरकारों के अपने अधिकार हैं, केंद्र सरकारों के अपने अधिकार हैं। और मैं फिर वही चीज को रिपीट करूंगा कि इसमें राज्य सरकार, खासतौर से कांग्रेस शासित जहां सीएम है, वो इसमें एक एग्जाम्पल सेट करें, एमएसपी निर्धारित कर दें, फिक्स कर दें कि हम एमएसपी लेंगे, बीजेपी अपने आप बैकफुट पे चली जाएगी। ये क्यों राजनीति चमकाने के लिए किसानों को आग लगा के और दिल्ली की तरफ भेज रहे हैं? ये एक रणनीति के तहत जानबूझ के इस देश को जला के किसी की ताजपोशी का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अभी आप देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, संजय जी इस चीज की गारंटी लें कि प्रियंका जी आंदोलन में नहीं कूदेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को 1 महीने बाद ताजपोशी के लिए जानबूझ के ये आग लगाने की कोशिश की जा रही है, और प्रियंका गांधी तब कूदेंगी जब ये आंदोलन उग्र होगा। और इसमें कहीं ना कहीं ये जानबूझ के अराजक तत्वों को घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, ताजपोशी, देखिए, ताजपोशी की कहानी से मैं बहुत कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि अभी 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है, हमने की कोई ताजपोशी अभी कांग्रेस में देखी नहीं है, और वो कब होगी ये पता नहीं है, इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स को कन्विंस नहीं कर रहे। नहीं, मैं मानिक कदम जी के पास जाना चाहूंगी। मानिक जी, जो एक एमएसपी को लेकर जो शंकाएं हैं किसानों के मन में, उसके बारे में आपने कहा, और ये भी कहा कि एमएसपी पे खरीद हो ही नहीं रही। आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया। कल भी हमारे साथ विजय जावंडिया जी जुड़े थे, उन्होंने भी यही बात कही। कर्नाटका के किसान थे, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन जो कॉर्पोरेट्स को लेकर एक डर है किसानों का
कि कॉरपोरेट लॉबी किसानों पर हावी हो जाएगी तो किसानों की जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी। इसको लेकर क्या डर है और क्या सरकार अगर चाहे तो क्या ये बातचीत कर सकती है? क्योंकि अगर कुछ मैं एक्सपर्ट्स जो सरकार की तरफ से जो प्रो रिफॉर्म लॉबी है वो ये कहती है कि किसानों को उसी तरह से फायदा होगा जैसे कि जो दूध प्रोड्यूस करने वाले जो किसान हैं। देखिए आज मिल्क कोऑपरेटिव्स भी चल रही हैं, आप एमएनसीज यानी कि जैसे नेस्ले हैं आप उनको भी दूध पहुंचा रहे हैं, तो उस तरीके के कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाने की सरकार कोशिश कर रही है। तो मानिक जी, क्या आप इससे कन्विंस्ड हैं कि कॉर्पोरेट लॉबी आएगी, किसानों की जिंदगी में सुधार होगा? हो सकता है कि उसको आजमाने में थोड़ा सा जी। कॉर्पोरेट लॉबी और कंपनी जो है वो कभी ही किसान का भला नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन आप ये मान के क्यों चल रहे हैं? आप ये मान के ही क्यों चल रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूँ ना, एग्जाम्पल बताता हूँ ना। हमारे एक खाली परभनी डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। रिलायंस बोल के हमारे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है परभनी जिले के लिए। परभनी जिले के 3,46,000 किसानों ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का बीमा उतराया था और किसानों की लागत 30 करोड़ थी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की लागत 70 करोड़ थी जी। उस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने खाली किसानों को 40 कोटी रुपए दिए। अब पूरे का पूरा प्रीमियम बीमे का जो है वो रिलायंस कंपनी ने हड़प लिया। अब बताइए संदीप, इसका जवाब दीजिए। रिलायंस कंपनी सारा प्रीमियम हड़प कर बैठ गई, किसानों के हाथ में कुछ नहीं लगा, तो ये क्या डर निराधार है कि कॉर्पोरेट लॉबी हावी हो जाएगी किसानों के ऊपर? बताइए संदीप, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल मानिक जी ने बिल्कुल सटीक एग्जांपल दिया कि सीए आया नहीं और नागरिकता हमारी छिन गई। अरे आप बार बार ये पूरा जो डिबेट है आप सीए की तरफ क्यों लेके चले जाते हैं? सीए पे मैं बात ही नहीं करना चाहती आज। एक सब सुनिए ना जी। ऑब्वियसली डराने का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि सीए आएगा और नागरिकता चली जाएगी। एक एक करके आप लोग सब एक साथ नहीं बात करिए। हाँ बोलिए। मानिक जी को मैं बता दूं, 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं जो फसल बीमा कर रही हैं। आपने सिर्फ रिलायंस का नाम क्यों लिया? कहीं ना कहीं आप बताइए, क्या केवल रिलायंस ही? ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में कहीं भी ऐसा है कि सिर्फ एक कंपनी बीमा करेगी। और आप जो आंकड़ा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं कोई घटना हुई है। मुझे लगता है कि आपने जो आंकड़े घोषित किया है, मैं किसी भी तरीके से इस आंकड़े पर सहमत नहीं हूं, ना ही मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई आंकड़ा है। तो थोड़ा सा आप कोई आंकड़ा रखने से पहले नेशनल चैनल पे थोड़ा उसकी स्टडी करिए, ऑथेंटिकेशन चेक करिए। लेकिन मानिक जी, जो बात संदीप कह रहे हैं, मानिक जी आप ये बताइए कि इस समय किसानों में जागरूकता कितनी है? क्योंकि किसान ज्यादातर देखा गया है कि आपकी मैं बात नहीं कर रही हूं, ज्यादातर किसान का जो तबका है वो पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूकता की भयानक कमी है। तो ये भी तो हो सकता है कि जो ये कृषि कानून सरकार लेकर आई है, सरकार की तरफ से तो कोई आउटरीच प्रोग्राम अभी हुआ नहीं है इस पे, उल्टा आज जो कमेटी का गठन हो रहा है, आज सरकार ने इस बात को कहा कि चलिए कमेटी बना देते हैं ताकि जो ये कानून है उसको लेकर जो आपके मन में डाउट्स है उसको हम क्लियर करेंगे। तो जागरूकता कितनी है? जो वास्तविकता है जागरूकता की, क्या हर किसान को पता है कि कृषि कानून में क्या क्या प्रावधान है, किस प्रावधान से उनको मुनाफा होगा, किस प्रावधान से उनको नुकसान होगा? तो जागरूकता कितनी है जमीनी लेवल पर? मानिक जी बताइए। अच्छा, मुझे लग रहा है मानिक जी की लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपसे पूछूंगी संजय कि जागरूकता को लेकर एक बड़ा इशू है कि जो कानून आया है उसको लेकर जागरूकता की भारी कमी दिख रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कानून के जो प्रोविजंस हैं वो पढ़े ही नहीं है अभी तक। तो आपको लगता है देखकर कि जो इस समय किसानों का तबका जो इस समय सड़क पर उतरा है, कितने किसान होंगे जिन्हें वाकई में कृषि कानून के बारे में पता होगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ 3 कानूनों पर विवाद है। आप बताइए, पहला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किस किसान को बेनिफिट होगा? आप बताइए, क्या वो उद्योगपति के हित में नहीं है? दूसरा पॉइंट है 6% मंडी टैक्स को हटा करके मंडियों को खत्म करने की साजिश है। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो क्या उद्योगपति उसका फायदा उठा करके अपने रेटों पे माल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? और तीसरा पॉइंट है 1 क्रॉप 1 नेशन। इस देश के अंदर मुझे बताइए कि 80% से ज्यादा वो किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से नीचे भूमि है। तो किस तरह से बताइए, हरियाणा का किसान कर्नाटका ले जाकर के अपनी फसल को बेचेगा? कैसे साधन मुहैया होंगे अगर ये मंडियां बीच में से हटेंगी? तो सरकार ने अध्ययन नहीं किया है, काले कानून लेकर के आई है, एमएसपी का
ये समझा नहीं पा रहे क्यों एक लाइन लिख तो के आप कह रहे हैं कि सरकार ने बिना अध्ययन किए ही ये 3 कृषि कानून वो लेकर आए हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, हरवीर सिंह। हरवीर सिंह का इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि वो पूर्व संपादक रह चुके हैं आउटलुक में और कृषि मामले के बहुत बड़े जानकार हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने खेती और किसानी की बातें की हैं। हरवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 पर। आपसे जानना चाहूंगी कि आज छठे दिन भी जो किसानों और सरकार के बीच में जो आज की जो बातचीत है वो बेनतीजा निकली है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि 3 दिसंबर को क्या होगा। लेकिन एक जो बेसिक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं कि आज जिस चीज ने मुझे थोड़ा सा अचंभित किया कि सरकार ने जब वो मीटिंग शुरू की, आज बातचीत का दौर शुरू हुआ, तो उन्होंने किसानों से ये कहा कि आपके लिए एक कमेटी का गठन कर देते हैं और वो कमेटी क्या करेगी कि वो जो कृषि कानून है उन पर चर्चा करेगी। तो ये सरकार कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि बरगलाने की कोशिश कर रही है किसानों को? अगर चर्चा की ही बात थी या कमेटी की बात थी तो पहले भी हो सकता था ये प्रोसीजर। देखिए नीलू जी, आपने ठीक कहा। मुझे तो लगता है कि मसले को लेकर के गंभीर नहीं है। हाँ। और ये अब आप कमेटी बनाएंगे, कमेटी चर्चा करेगी और कल प्रधानमंत्री जी ने बोला है वहां पर 3 बार कि हमने सुधार कानून लाए हैं हम लोग और कुछ लोग उसको लेकर के भ्रम में है। वो गलत है, सुधारों का हमेशा विरोध होता है, इसलिए अभी भी विरोध हो रहा है। तो इसलिए उससे लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उससे पीछे हटना नहीं चाहती। अब ये आप 1 दौर की बात कर लो, 2 दौर की बात कर लो या 10 दौर की बात कर लो, दौरों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तीसरी मीटिंग है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सारी मीटिंग बिना किसी तैयारी के हुई है और कोई भी कोई सा विपक्ष अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जब आप अपनी बात पे अड़े हुए तो फिर बातचीत करने का मतलब क्या है? या तो आप कुछ टेबल पे लेके आए कि हम बात करना चाह रहे हैं, ये मकसद है, उससे ये करेंगे। किसानों का कहना साफ है कि हमें ये कानून तीनों नहीं चाहिए। आपने हमसे बात नहीं की, हमें कानून आपने बना दिया लेकिन हमारे लिए कानून बनाए, हम उसमें कहीं भी शामिल नहीं थे। लेकिन हरवीर जी, आपको लगता है कि ये सरकार तीनों कृषि कानून किसी भी सूरत में वापस लेगी? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जो सरकार का रवैया है कि वो किसी भी सूरत में वो लॉज को वापस तो नहीं लेने वाली। आपका क्या असेसमेंट है? देख ले, मेरा मानना यह है कि चिंताजनक स्थिति यही है कि जब प्रधानमंत्री जो सरकार के प्रमुख हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया और अच्छे के लिए किया है, तो इसका सीधा संदेश साफ है कि सरकार पीछे नहीं हटना चाहती। और ये सब के अब कमेटी बनाते हैं और बातचीत करते रहे, वो सिर्फ अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है किसानों का जो जमावड़ा दिल्ली के बॉर्डर से है कि इस समस्या से निपटाने की कोशिश है। तो सरकार की कोशिश है कि जो अभी जद्दोजहद चल रही है उससे बाहर निकले और थोड़ा समय लें और ये जो विरोध है वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। क्योंकि पंजाब में 2-2.5 महीने से इसका आंदोलन चल रहा था, रेलवे ट्रैक बंद थे, अब किसानों वहां पर आंदोलन कर रहे थे, अब वो दिल्ली आ गए हैं। तो जब तक दिल्ली नहीं आए थे तो केंद्र की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। अब दिल्ली में है तो ये दिल्ली में अब सरकार केंद्र सब, क्योंकि कानून भी केंद्र ने ही बनाए हैं और किसानों का सीधा पक्ष है कि जो भी इस पर फैसला होगा केंद्र सरकार करेगी। बिल्कुल। तो अभी मुझे लगता है कि अभी रस्साकशी चलेगी। आप कह रहे हैं कि रस्साकशी चलेगी? बिल्कुल, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि धीरे धीरे ये किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है और ये देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और किसानों की सुननी चाहिए, कोई रास्ता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो हरवीर जी यही है कि सरकार बातचीत कर रही है लेकिन किसानों को नहीं सुन रही। आप हरवीर जी बने रहिएगा फोन लाइन पर, मैं संदीप से ये सवाल लूंगी कि संदीप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या सरकार के लिए है? आपको अगर लग रहा है कि लाखों की संख्या में जो किसान आज सड़क पर उतरे हैं, उनके जो इश्यूज हैं जिसके लिए आपकी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, भले ही वो दबाव में हो चाहे जैसे भी हो, जिस भी सूरत में आज सरकार डायलॉग के लिए तैयार है, तो क्या आप थोड़े दिनों के लिए किसानों को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि ठीक है हम थोड़े दिन लॉ को सस्पेंड रखेंगे, हम नहीं लाएंगे, आप पहले लॉ को समझ लीजिए और उसके बाद ये कानून लागू होगा? इतनी बड़ी क्या मुश्किल है सरकार के लिए?
देखिए, जब भी मैं प्रधानमंत्री जी की उसी लाइन को आगे बढ़ाऊंगा कि जब भी सरकार कोई अच्छा और सुधार के दृष्टिकोण से कदम लेती है तो शुरुआत में उसका विरोध होता है। आप जीएसटी देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन देख लीजिए, जितने भी प्रोग्राम लेके आई सरकार का, कहीं ना कहीं विपक्ष ने उनमें राजनीति करके और अपना फायदा देखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि किसानों को कहीं ना कहीं पिछले सरकार के 6 साल में जिस तरीके से सरकार ने साफ नेत्र से काम किया था और मोदी जी जिस तरीके से एक गंभीर व्यक्ति के नेता माने जाते हैं कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया वो करके दिखाया, वो 72,000 और 76,000 रुपए की बात ना करके अगर 6,000 की भी बात करते हैं तो वो अकाउंट में पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को ट्रस्ट करके इसका फेस देखना चाहिए था, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं समस्याएं होती तो बाद में सरकार खुद बैकफुट पे जाके नहीं संदीप, लेकिन रिफॉर्म्स के एंटी तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो डर है कि रिफॉर्म्स की आड़ में अगर आप चेक्स और बैलेंसेस नहीं बनाएंगे तो किसानों की जिंदगी तो बद से बदतर हो जाएगी। तो वो जो चेक्स और बैलेंसेस होने चाहिए, जो डीरेगुलेट ना हो जाए, बिल्कुल रेगुलेटेड रहे ये पूरी चीजें, आप इस बात के लिए आपकी सरकार आश्वासन क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए नीलू जी, जहां जब किसी आंदोलन को लेके कनाडा का प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि हम किसानों के साथ हैं, और जब जय खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद होने लगे तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत फिर वहां पे साफ हो जाती है कि हम किसानों के बहाने इस देश को जलाने की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं, ये सरकार आज भी मैं आपको बता दूं। नहीं संजय, मुझे एक बात बताइए, ये बात कर रही है? नहीं संजय से ये मेरा सवाल है कि ये पाकिस्तान और खालिस्तान की बात इस समय कर कौन रहा है? ये बीजेपी कर रही है या विपक्ष कर रहा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ ना, जो भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से सहमत नहीं होगा वो देश विरोधी घोषित हो जाएगा। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं संदीप भाई से पूछना चाहता हूँ, जो प्रश्न आपने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया कि एमएसपी को क्यों वो नहीं कहते कि वो एक कानून बनेगा, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप अपने राज्यों में आज लागू देश करवा के दीजिए, पंजाब में लागू करिए, आप कहीं भी उसके बात क्रेडिट पर लीजिए। सवाल है, हम तो आप स्वागत कर रहे हैं हम ये उसका। जानना चाहते हैं एक एक करके संजय को बात पूरी कर लेने दीजिए। संदीप, मैं आपके पास आती हूँ, बताइए जी। 15 लाख रुपया उन्होंने कहा था मिलेगा, आज तक मिला क्या? उन्होंने कहा 27 दिन में कोरोना दूर हो जाएगा, आज तक हो गया क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, मिली क्या? तो आज देश के प्रधानमंत्री साहब जो कहते हैं उस पर किसी को विश्वास नहीं है, देश के किसानों को विश्वास नहीं है कि प्रधानमंत्री साहब ये एश्योरेंस दे रहे हैं एमएसपी का, वो लिखित में चाहते हैं, इतनी सी बात है। मगर ये सरकार देना नहीं चाहती है, ये तानाशाही रवैया अपना रही है। मैं समझता हूं कि किसानों के साथ जरूर से सरकार को नीचे आना चाहिए और उद्योगपतियों की दलाली बंद करनी चाहिए, अडानी अंबानी की दलाली बंद करनी चाहिए। संदीप, ये इस बात का आप जवाब दीजिए इसको कि कैसे आप किसानों का भरोसा जीतेंगे, और 3 दिसंबर की बातचीत से क्या वाकई में कोई हल निकलने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि जब तक इसमें वो वाले किसान नहीं आएंगे जो महंगी महंगी बाइक्स का शौक रखते हैं और हरियाणा की जमीन कौड़ियों में खरीद के सोने के दाम में बेच देते हैं, तब तक सरकार कहीं ना कहीं साफ नीयत से काम करती रहेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार की नीयत अभी भी साफ है कि इस कानून में सरकार किसी भी तरह के बैकफुट पे जाने के मूड में नहीं है। हाँ, अगर कहीं ना कहीं किसानों की इसमें कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पे सरकार का ध्यान नहीं गया है, या कानून बनाते समय इसमें कहीं कोई खामियां रह गई हैं, सरकार उनमें सुधार की बात कर सकती है। चलिए, मैं सरकार की नीयत पे तो मैं मानिक कदम जी से पूछूंगी, अगर वो हमारे साथ कनेक्टेड है। मानिक जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं, आप ये बताइए कि सरकार की नीयत पे आपको भरोसा है या नहीं? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी तक किसानों के साथ छल हुआ है, अब छल नहीं बल्कि गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ हम काम करेंगे। तो किसानों को कितना भरोसा है इस बात पे, बताइए। नहीं, मैं पहले संदीप जी को ये बात वापस लेने को कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। हम खालिस्तानवादी नहीं है और हम किसान कभी पाकिस्तान के नारे नहीं लगाते। मानिक जी, आप हमसे एक मिनट मानिक जी को बात पूरी करने दीजिए प्लीज। हाँ, संदीप एक सेकंड, मानिक जी आप बोलिए। संदीप आप एक सेकंड उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, बताइए। भारत मेरा देश है और ये धरती हमारी माँ है, इसलिए ये तुम इस आंदोलन में कुछ भी मत भड़काया कीजिए। पहले ये मेरी आपको हाथ जोड़ की विनती है। पूरे भारत में अब तक कितने खाली लॉकडाउन में मेरे महाराष्ट्र में 1400 किसानों ने आत्महत्या की है। आपके बीजेपी के कोई लीडर वहां कभी आते नहीं है सर। मनमोहन सिंह जी जब पंतप्रधान थे तो यवतमाल के वायफड में आए थे, उस गांव में जिस गांव में आत्महत्या हुई थी। अपने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट आत्महत्या की तो कभी बात ही नहीं करती।
हरवीर जी से एक रिएक्शन इस समय लेना चाहूंगी। हरवीर जी, आप अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये इस पूरे आंदोलन को खालिस्तान पाकिस्तान का बताया जा रहा है, एक तरीके से पूरी कम्युनिटी की अदरिंग की जा रही है कि जो पंजाब का किसान है वो बिल्कुल अलग हो जाए, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये आलोचनात्मक है, जो रिफॉर्म सरकार लेकर आ रही है, लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो क्या ये वजह है कि उसको अलग अलग नाम दिया जा रहा है? अब देखिए, ये तो नीलू जी, अब सवाल है कि सरकार और जो पॉलिटिकल पार्टी है सत्ताधारी, उसको अपनी बात रखने का एक तरीका उनके पास है। और ये बात सही है कि कुछ राजनेता भी पहुंचे हैं, या आम आदमी पार्टी वाले भी जा रहे हैं, या कांग्रेस वाले कुछ होंगे। और कोई भी व्यक्ति, जब पार्टी का कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होती कि एक आदमी ने अगर किसी पार्टी का समर्थन दिया तो वो जिंदगी भर उसके नाम से जुड़ा रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज कांग्रेस में है, कल बीजेपी में थे, या कल बीजेपी में होंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल है कि जो मुद्दा अभी है वो गंभीर है, और ये किसानों को ब्रांडेड करना बहुत खराब है। अभी आपके बातचीत में एक सज्जन ने कहा कि जो महंगी बाइक वाले नहीं आएंगे और ये नहीं आएंगे। मैं इसकी एक तरीके से आलोचना करता हूँ, इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब वहां जाके देखिए, कल का जो फोटो था वो एक हाथ वाला किसान चम्मच से खाना खा रहा बैठ के। आप जाकर के देखिए वहां पे, और किसानों की हालत क्या होती है। अब उसको लगा कि मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, वो चल के कई सौ किलोमीटर दूर से चल के आ गया। वहाँ बच्चे हैं, महिलाएं, और ये सब लोग खेती करने वाले लोग हैं, इनको ये नहीं पता, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो ये किसी की जो ईमानदार मंशा है, आंदोलन करने का सबको हक है। आप उसकी मंशा को मतलब मलाइन करोगे, ये सबसे अफसोस की बात है। आपने बिल्कुल ये सही कहा। किसी भी डेमोक्रेसी में देश के हर नागरिक को, अगर सरकार से उसे कोई नाराजगी है, सरकार का कोई फैसला गलत उसे लगता है, उसको हक है उसकी आलोचना करने का और उसको दबाव बनाने का। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी राजशाही थोड़ी है कि राजा ने कानून बना दिया वो बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलता? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए मुझे। लोकतंत्र में मैं आपको बताऊं बिल्कुल कि अभी केरला की सरकार ने एक जर्नलिस्ट ये कानून बनाया, वापिस हुआ नहीं हुआ है। उन्होंने गवर्नर के पास भेजा ना, लिख करके रिपील करने के लिए। ऐसा और कितने कानून रिपील होते हैं? तो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज देखिए, जो एक जिद पकड़ लेना किसी पक्ष का, वो ठीक नहीं है, और सरकार को मानना चाहिए। और ये जो संदीप, बताइए इस बात का जवाब दीजिए। संदीप, इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी सरकार एक जिद्दी सरकार है, और जो केरल का एग्जाम्पल अभी दिया हरवीर जी ने, ये तो आपके बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष है कि 118A के तहत जो अमेंडमेंट लेके आया गया था केरला पुलिस एक्ट में, उसको पिनाराई विजयन की सरकार ने विड्रॉ किया अल्टीमेटली जब आलोचना हुई। तो बीजेपी के लिए इतना मुश्किल क्यों है? नहीं, देखिए, अगर सरकार गलत कदम लेगी तो ऑब्वियसली उसको बैकफुट पे जाना पड़ेगा और उसको कहीं ना कहीं इस तरह के कानून वापस लेने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मैंने अगर बयान कनाडा, जिस तरीके से कनाडा के पीएम ने खुल के इस आंदोलन का समर्थन किया था, और जिस तरीके से खालिस्तानी कनेक्शन निकल के आए थे, जिस तरीके से वीडियो में खुल के कहा गया कि हमने इंदिरा को मार दिया, मोदी क्या चीज है, इस तरह के जो वीडियो आए, तो देखिए मुझे लगता है कि लेकिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी इसको पोस्ट कर रही है अलग अलग वीडियोस बना के। आप बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, क्या उससे अपने आप को अलग करते हैं? आप देखिए किस तरह से बीजेपी का आईटी सेल इस समय फंक्शन कर रहा है। घुस रही है, या वो ट्रोल आर्मी के कहने पे कनाडा के पीएम बयान दे रहे हैं? कैसी आप बात करते हैं नीलू जी? क्या कनाडा के पीएम ट्रोल आर्मी के कहने पर बयान देंगे इस तरह का? मुझे लगता है कि सरासर हास्यास्पद बात है। और हरवीर सिंह जी ने जो बात कही कि किसान चम्मच लेके बिना हाथ का था खाना खा रहा था, आज सरकार उन्हीं किसानों की वजह से झुकी है और उन्हीं किसानों की वजह से बातचीत कर रही है। वरना इन देशद्रोहियों को जो खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, उन्हें सरकार सबक सिखाना जानती है। आज किसानों के आगे सरकार झुक रही है और बातचीत कर रही है, वरना ये खालिस्तानी सुधर जाएं। नहीं संजय, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। ये प्रियंका गांधी की ताजपोशी के लिए देश को जलाने वाले सुधर जाएं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि प्रियंका गांधी की ताजपोशी होगी या राहुल गांधी की, ये हम 1.5 साल से सुन रहे हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस की जो लचर अवस्था है वो सबके सामने। नहीं, वो ताजपोशी की बात ना की जाए, लेकिन आपने जस्टिन ट्रूडो का भी जो मेंशन किया, जो कनाडा के प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे थे। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, संजय मैं आपसे इस समय जानना चाहती हूं कि क्या कांग्रेस के कहने पर जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दिया है आज, जैसा अभी संदीप कह रहे हैं कि खालिस्तान और पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दे दिया? बताइए जी। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिनकी सांसद एक आतंकवादी है, बम बनाना जानती है। अभी ये खालिस्तान की बात कर रहे थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एकमात्र सांसद इस देश में ऐसी हैं जो बम बनाना जानती है, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं।
दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि किसानों को जो लोग आतंकवादी कहना चाहते हैं या खालिस्तानी कहना चाहते हैं या पाकिस्तानी प्रो कहना चाहते हैं, जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की नीति से सहमत नहीं होगा और इस देश के अंदर देश विरोधी कहा जाएगा। इस तरह की रणनीति ये सरकार अपना रही है, शर्म आनी चाहिए। अभी ये पूछा थे प्रियंका गांधी, मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस कहाँ है इस पूरे आंदोलन? चलिए, इस छींटाकशी का तो अंत मुझे नहीं लग रहा है। बीजेपी कांग्रेस को बोलेगी, कांग्रेस बीजेपी को बोलेगी, लेकिन मानिक कदम जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मानिक जी मुझे ये बताइए आप कि अगर सरकार 3 तारीख को ये कहती है, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है कि वो कानून वापस नहीं लेगी, जैसा हरवीर जी ने भी कहा, आपका अगला कदम किसानों का क्या होगा? हम पूरी तरह इस कानून का विरोध करेंगे और मरते दम तक इस कानून का विरोध करेंगे। इन बीजेपी वालों ने कितना भी अगर हमारे ऊपर आरोप लगाया तो उस आरोप को हम कतई जवाब नहीं देंगे, लेकिन मुझे उनसे बार बार हाथ जोड़ के इन्हें विनती करता हूं, इस आंदोलन को आप देशद्रोहियों का नाम मत दीजिए। बीजेपी के लिए ये भविष्य में बहुत खेदजनक बात हो जाएगी। किसान का बच्चा कल बीजेपी को किसी नेता को घर में आने नहीं देगा, गांव में आने नहीं देगा। संदीप, आपने सुन लिया मानिक जी क्या कह रहे हैं? ये तो एक तरीके का अल्टीमेटम हो गया, और अब तो मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है किसानों के प्रति। देखिए नीलू जी, मैं पहली चीज आपको ये क्लियर कर दूं कि जो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर दी, तो उसका सौभाग्य आप लोगों को ही जाता है। आपने ऐसी राज्य सरकार चुनी है जो किसानों को लेकर असंवेदनशील है। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने सबसे ज्यादा किसानों पर काम किया था और जो आत्महत्या की घटनाएं थी उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया था। अब आपने गलती की है, अगर आपको लगता है मोदी जी की सरकार मेरे पास समय बहुत कम है, मैं एक आखिरी कमेंट हरवीर जी से चाहूंगी, को बदनाम कर रहे हैं। अब मैं एक आखिरी कमेंट हरवीर जी से लेना चाह रही हूं। हरवीर जी, आपका अनुभव सब जानते हैं कि क्या है खेती और किसानी में। इस तरीके के बहुत सारे आंदोलन हमने देखे हैं। एक 1989 में भी था जब टिकैत साहब ने उसकी अगुवाई की थी, 5 लाख किसान जुटे थे। तो आपको लगता है कि अगर 3 दिसंबर की बातचीत से कोई हल नहीं निकलता तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा और एक बहुत ही खराब शक्ल में दिख सकता है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, देखिए, ये किसी बीजेपी की बात नहीं है और किसी एक पार्टी की बात नहीं है। मेरा मानना है कि सरकारों को कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार किसके लिए है और सरकार किसने चुनी है? देश के नागरिकों की सरकार है, देश के नागरिकों के लिए सरकार है। तो अगर नागरिक किसी बात को लेकर के जिद कर रहा है, या जिद मैं नहीं कहूँगा, उनकी अपनी चिंताएं हैं, उनकी वजह है, उसके पीछे ठोस वजह भी है, तो सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि अगर ये 3 की, मुझे तो बहुत उम्मीद नहीं है कि 3 तारीख को कोई हल निकलेगा, क्योंकि जो रुख है सरकार का वो साफ है कि हम आंदोलन वापस, ये कानूनों में कोई फेरबदल नहीं लेंगे और इसको वापस नहीं लेंगे। और किसानों का भी रुख सख्त है कि वो इससे पीछे नहीं हट रहे, वो चाहते हैं कानून वापस ले। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप तो किसी को तो पीछे लेना पड़ेगा, और दोनों अगर नहीं लेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग पहले ही बहुत बुरे हालत में है, कृषि थोड़ा बेहतर स्थिति में है, बाकी इकोनॉमी बुरे हाल में है और नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को। तो कोई भी किसी भी तरीके का जो कन्फ्रंटेशन है वो ना देश के हित में है, ना नागरिकों के हित में है, ना सरकार के, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल किसी भी तरीके का गतिरोध तो देश के लिए सही नहीं है। और जैसा आपने कहा कि कौन पीछे हटेगा ये देखने वाली बात होगी, और जैसा अभी तक का पैटर्न नजर आया है, मुझे नहीं लग रहा है कि कानून को वापस लिया जाएगा। लेकिन क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है जिससे कि किसान भी खुश हो जाएं, और सरकार जिस तरीके के रिफॉर्म्स लाना चाह रही है उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल जाए? लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि अभी गतिरोध बना हुआ है, दोनों साइड्स यानी कि सरकार और किसानों की तरफ से एक अड़ियल रवैया नजर आ रहा है। अब ये बोला जा रहा है कि जो टैक्सी यूनियंस हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, वो भी इन किसानों को समर्थन देंगी। तो हो सकता है कि जो इसेंशियल सप्लाईज हैं उसमें एक बाधा आए, और दिल्ली में आने वाले जो ट्रक्स हैं उन पर रोक लग सकती है। तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं
अब ये किस शक्ल में आगे दिखेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या कोई बीच का रास्ता ये सरकार निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है। इससे जुड़ी हुई हर खबर को आपको पल पल तक पहुंचाऊंगी और सारे डिस्कशंस को प्राइम टाइम विद नीलू व्यास पर आप देखते रहिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े। मानिक कदम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी, संदीप द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। JK 24/7 पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। थैंक यू सो मच।